जय हिंद दोस्तों। आज है पॉलिटी सीरीज़ का तीसरा दिन और आज हम देखेंगे पॉलिटी का फिर से 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम आज इसका क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वहाँ से हम पिक किए हैं सारे क्वेश्चंस को। चलिए हम देखते हैं आज का 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस बताया गया है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। तो कौन सा पार्ट्स है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 3। क्या हो जाएगा? पार्ट 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 क्या बताता है? पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। सिटीजनशिप के बारे में नोट कर लो। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, और पार्ट 4 क्या बताता है? तो पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बताता है। पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बताता है। और पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताता है। पार्ट 5 जो है वो क्या बताता है? यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट। इसके बारे में देख सकते हैं कि एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी और पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसको नोट कर लेना, एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट्स है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, या फिर नेचुरल राइट्स है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक प्रकार का क्या है? लीगल राइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, ये पहले जो था वो फंडामेंटल राइट्स था, पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया? लीगल राइट्स हो गया। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि कैसे हुआ। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया अब? लीगल राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखते हैं, तो इसको 44 अमेंडमेंट के तहत, 44 अमेंडमेंट 1978, कब? 1978 में जो है वो इसे लीगल राइट बनाया गया, है ना। लीगल राइट बनाया गया और उसे किस आर्टिकल में जोड़ा गया? राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, इसके लिए हम अभी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के 300A आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं है ये। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, पार्लियामेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टेड होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड क्या आता है? किसके तहत? तो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत। ठीक है, जिसमें हम इलेक्टोरल कॉलेज किसको कहते हैं ये समझो इसको। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो जो भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। अब उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखो पहले एमपी कहें तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो क्या हुए? एमपी। तो वो जब पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और एमएलए कहाँ होते हैं? स्टेट में और यूटी में। ठीक है, तो एमएलए जो है वो सारे स्टेट में पाए जाते हैं, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे क्या एमएलए होते हैं स्टेट लेवल पे। और यूटी के अंदर केवल भारत में 2 यूटी है जहाँ पे एमएलए होते हैं। ठीक है, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, यहाँ पे नाम लिखा गया है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे एमएलए पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है ना वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात याद रखना। और ये क्या कहलाते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहलाते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है,
तो हम इसको कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, याद रखना कि एमपी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य और एमएलए यानी जितने भी स्टेट में एमएलए हैं वो, और पुडुचेरी और दिल्ली के एमएलए, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ या इनडायरेक्ट? इसके लिए जो है वो नो डायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें किसी प्रकार का सिटीजन जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ इलेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करते डायरेक्ट इलेक्शन में तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जहाँ पे पार्टिसिपेट किए कौन, एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट किए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, आई होप आप सब समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का, इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो एमपी कहें तो भारत के अंदर 543 एमपी जो है वो लोकसभा के अंदर पाए जाते हैं। कितने, 543। ठीक है, वेराज जबकि राज्यसभा में 233। ठीक है, तो टोटल एमपी कितने हो गए, 776। ये सब पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट देखें एमएलए का बात करें तो सारे स्टेट मिला करके 4100 प्लस जो है वो एमएलए जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अभी भारत के अंदर कितने कितने स्टेट है और कितने यूटी हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, किसके, प्रेसिडेंट का नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, लोकसभा का। लोकसभा का क्यों होता है ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखो पहली बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए जो है ना हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 75 का 3 जो संविधान में जो लिखा गया है वो डायरेक्टली बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, अगर हाउस ऑफ पीपल कहें तो वो लोकसभा का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का बात कर रहा है ना। तो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का बात करें तो वो राज्यसभा का बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स। और देखो यहाँ पे पीपल का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, डायरेक्ट पीपल का बात कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो पीपल का बात कर रहा है। और इसमें जो है ना लोकसभा का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो रीजन्स क्या होता है, रीजन्स हम बता देते हैं इसका। लोकसभा जो है ना, लोकसभा जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में जो है वो डायरेक्ट पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मेंबर जो है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सिटीजन्स के द्वारा। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं सिटीजन्स के द्वारा। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज बाय द लोकसभा। तो हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है वो लोकसभा के द्वारा होता है। इसीलिए जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा का। अगर हम यही राज्यसभा का बात करें ना, राज्यसभा का, तो राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा का। ठीक है, राज्यसभा जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, क्या होता है, ये तो सवाल होगा ना। चलो देखते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो एमएलएज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्टेट के एमएलएज के द्वारा। किसके द्वारा, स्टेट के एमएलएज के द्वारा। और जहाँ पे यूटी के अंदर, जहाँ यूटी के अंदर एमएलएज होते हैं वहाँ उसके द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है सिटीजन्स के द्वारा। ठीक है, देखते हैं हम इसको जो इलेक्ट कौन करता है राज्यसभा के सदस्य का, तो एमएलए करते हैं। कौन करते हैं, एमएलए करते हैं, याद रखना यार। ठीक है,
और यूटी जहाँ पे एमएलए होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से बताया गया कि राज्यसभा इज ए, राज्यसभा क्या है, परमानेंट मेंबर है। अभी हम बताएं, अभी हम डिटेल में चर्चा किया। आई होप अगर वो क्वेश्चन जिसको समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है। देखते हैं कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट मेंबर है। राज्यसभा परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर है ना रे। इसके लिए एमएलए ने चूज किया है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट मेंबर हो गया, ठीक है, परमानेंट हाउस हो गया, ठीक है। हाँ मतलब वो राज्यसभा के सदस्य जो है कितने साल के लिए होते हैं, लोकसभा के सदस्य जो है 5 साल के लिए होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने साल के होते हैं, 6 साल के लिए, ठीक है, याद रखना। तो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस हो गया, क्या हो गया, परमानेंट हाउस, ओके। इसके बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि राज्यसभा जो है ना वो कभी डिजोल्व नहीं होता है, राज्यसभा जो है वो कभी डिजोल्व नहीं होता है, जबकि लोकसभा जो है वो डिजोल्व हो जाता है। लोकसभा अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं तो वहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बने होते हैं ना वो खुद जो है वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1/3 मेंबर्स जो है ना वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स। अच्छा, इस क्यों होते हैं एवरी 2 ईयर्स, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा वाली बात है, ठीक है। तो हम देखेंगे एक डिटेल वीडियो में, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स में, एवरी 2 ईयर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कुछ फैक्ट है तो याद कर लेना इसको। 26 जनवरी कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, नहीं। जुडिशल बॉडी है, नहीं। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी हमारे संविधान में जो है ना वो इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। हमारे संविधान में जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 342 के तहत जो है वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने का बताया गया है, ठीक है, कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी, ठीक है, 324 के तहत, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो है वो अपॉइंटेड होती है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट जो है वो अपॉइंटेड किसके तहत होता है, चीफ मिनिस्टर, नहीं, चीफ मिनिस्टर का तहत नहीं होता, ठीक है, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट, लगा दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, कि गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, ये बात ध्यान रखना। कहीं कहीं ऑप्शन में फंसा देता है कि इलेक्ट नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है, अपॉइंटेड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। विच बॉडी रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर और स्टेट के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन रिजॉल्व करता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान में रखना कि इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। किसको आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, किसको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। थैंक यू, आज का इतना ही था, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।